गुड मॉर्निंग, नमस्कार। स्वागत है सभी का एक और नई वीडियो में। आज हम बात करेंगे जो आपका 9 फरवरी 2022 को 3 से लेकर 4 बजे की शिफ्ट में जो आपका सिलेक्शन पोस्ट का एग्ज़ाम हुआ था, हम उसका पूरा रिव्यू करेंगे। किस टाइप का आपका पेपर आया था और क्या क्या उस पेपर के अंदर पूछा गया था, उन सभी बातों को हम आज इस पेपर के अंदर डिस्कस करेंगे, इस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। तो बिना किसी टाइम वेस्ट के हम चलते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जो सबसे पहला क्वेश्चन आपसे यहाँ पे पूछा गया है वो है द एन ए अकबरी इज मेड अप ऑफ डैश बुक्स। जो एन ए अकबरी है ये कितनी बुक्स का एक जो हम बोल सकते ग्रुप है, कितनी बुक्स इसके अंदर इंक्लूड है। तो इसके अंदर 5 बुक इंक्लूड है। इससे अलग आपको ये पता होना चाहिए कि एन ए अकबरी लिखी किसने थी। ये आपकी अबुल फजल ने लिखी थी और किसके ऊपर लिखी थी, अकबरी। अकबरी इसके अंदर वर्ड है तो ये अकबर के ऊपर लिखी गई थी। अकबर का गुणगान इसके अंदर किया गया था एन ए अकबरी बुक के अंदर, जिसके अंदर 5 बुक्स का ये समूह है और आपके अबू फाजल ने ये लिखी थी। जो भी मैं एक्स्ट्रा बातें आपको क्वेश्चन से बता रहा हूँ उन चीज़ों को ज़रूर नोट डाउन कर लेना, क्योंकि हो सकता है नेक्स्ट शिफ्ट या फिर नेक्स्ट जो आपका एग्जाम हो डायरेक्ट यहीं से क्वेश्चन आपको आ जाए, जो हम एक्स्ट्रा एक्सप्लेनेशन हर क्वेश्चन के साथ कर रहे हैं। सेकंड क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट शेयर इट्स बॉर्डर विद म्यांमार। इनमें से आपको बताना है कौन ऐसा है जो आपका म्यांमार के साथ बॉर्डर शेयर नहीं करता। तो इस चीज़ को अच्छे से समझाने के लिए मैं आपको लेके चलता हूँ डायरेक्ट आपका स्लाइड पे ही। म्यांमार में आपको दिखा देता हूँ। यह आपका यहाँ पे म्यांमार आप देख सकते हैं। म्यांमार के साथ कौन कौन बॉर्डर शेयर करता है, यहाँ पे आप देख सकते हैं मिजोरम बॉर्डर शेयर कर रहा है, मणिपुर आपका बॉर्डर शेयर कर रहा है, नागालैंड कर रहा है और इसी के साथ आपका अरुणाचल प्रदेश भी आपका बॉर्डर शेयर कर रहा है आपका म्यांमार के साथ। म्यांमार की कैपिटल क्या है आप सभी को पता होना चाहिए, कमेंट डाउन में ज़रूर बता देना। जिनको नहीं याद है वो ज़रूर देख लेना कमेंट के अंदर क्या आंसर आया है बच्चों का, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट आप कमेंट्स पे जाओ ताकि पता लगे कितने बच्चे एक्टिव हैं और कितने एक्टिवली इन चीज़ों को याद कर रहे हैं जो हम आपको करवाना चाह रहे हैं। तो चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे पूछा गया है, यहाँ से हम इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका असम। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे पूछा गया है, with reference to the सुकन्या समृद्धि अकाउंट स्कीम विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। हमें बताना है सुकन्या समृद्धि अकाउंट स्कीम के अंदर इनमें से कौन सी स्टेटमेंट गलत है। सबसे पहली आपको लिखी गई है स्टेटमेंट, द स्कीम वाज लॉन्च्ड इन जनवरी 2015। सबसे पहली ही स्टेटमेंट आपको दे दी कि ये जनवरी 2015 में इसको लॉन्च किया गया था। जो एग्जैक्ट डेट थी वो थी आपकी 22 जनवरी 2015 को आपका सुकन्या समृद्धि जो योजना है इसको स्टार्ट किया गया था। तो पहली स्टेटमेंट आपकी बिल्कुल करेक्ट हो जाती है। अगर यहाँ पे डेट दी गई होती तो डेट होती है आपकी 22 जनवरी 2015। इन्होंने डायरेक्ट मंथ और ईयर दिया है, फिर भी ये फर्स्ट स्टेटमेंट आपकी बिल्कुल सही हो जाएगी। दूसरी स्टेटमेंट आपको बोली गई है, द स्कीम अकाउंट कैन बी ओपन विद अ मिनिमम ऑफ 100 रुपीज़, जो कि बिल्कुल गलत है। जो स्कीम है ये आपकी 250 रुपये से स्टार्ट हो सकती है, 100 रुपये से स्टार्ट नहीं हो सकती। मिनिमम इन्वेस्टमेंट इसके अंदर आपको 250 करनी पड़ेगी स्कीम को स्टार्ट करने के लिए। थर्ड आपको बोला गया द स्कीम वॉज लॉन्च्ड एज अ पार्ट ऑफ द बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कैंपेन। ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, क्योंकि इसको इसी कैंपेन के साथ उतारा गया था कि आप बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कैंपेन के अकॉर्डिंग ही इस स्कीम को लॉन्च किया गया था। फोर्थ स्टेटमेंट आपके पास है, द अकाउंट कैन बी ओपन इन एनी पोस्ट ऑफिस और अदराइज्ड ब्रांचेस ऑफ कमर्शियल बैंक्स। बिल्कुल, इसको आप किसी भी पोस्ट ऑफिस या किसी भी ऑथराइज्ड ब्रांच कमर्शियल बैंक्स में इसको ओपन कर सकते हो इस खाता में। ये जरूरी नहीं है कि आपको जो सुकन्या समृद्धि योजना का खाता है वो सिर्फ आपको पोस्ट ऑफिस में ही खुलवाना है। इसको आप किसी भी ऑथराइज्ड ब्रांच में कमर्शियल बैंक में आप इसको ओपन कर सकते हो। इससे अलग आपको इसके अंदर क्या पता होना चाहिए, इसके अंदर आपको ये पता होना चाहिए कि ये सिर्फ जीरो से लेकर, मतलब जैसे बच्ची पैदा हुई है वहाँ से लेकर 10 साल तक ही आप इस अकाउंट को ओपन कर सकते हो। 10 साल के बाद अगर आप इस अकाउंट को अप्लाई करोगे तो आप इसको अप्लाई नहीं कर पाओगे। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है और हो सकता है यही पॉइंट आपके एग्जाम में आपसे पूछा जाए। इससे अलग आपको क्या पता होना चाहिए स्कीम के बारे में, इससे अलग आपको पता होना चाहिए कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस स्कीम को लॉन्च किया था। इस स्कीम का अनाउंसमेंट जो हुआ था वो हुआ था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा। इसके बाद हम देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। इसके बाद हमसे अगला क्वेश्चन पूछा गया है, व्हाट वाज द रिजल्ट ऑफ द T20I सीरीज मार्च 2021 बिटवीन इंडिया एंड इंग्लैंड। इंग्लैंड के साथ शायद मैं वो देख लेता हूँ, सॉरी। हाँ, ये आपका पूछा गया था इंडियन इंग्लैंड का जो मैन क्रिकेट टीम हुआ था, मैन क्रिकेट टीम का जो T20I सीरीज़ हुआ था मार्च में, उसके अंदर कौन विजेता था और क्या स्कोर था उसके अंदर। तो इंडिया जीती थी उसको 3-2 से।
और 3-2 से आपकी जो इंडिया है इसको जीत चुकी थी, ये तो शायद सभी को पता होगा। तो इसके अंदर कुछ एक्सप्लेन करने जैसे इस क्वेश्चन के अंदर नहीं है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे पूछा गया था, प्रधानमंत्री युवा उद्यमिता विकास अभियान योजना, जिसको हम PM युवा भी बोल देते हैं, इज द इनिशिएटिव ऑफ विच मिनिस्ट्री। जो आपके प्रधानमंत्री युवा उद्यमिता विकास अभियान योजना है, ये आपकी स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप के द्वारा इसको लॉन्च किया गया था मिनिस्ट्री के द्वारा। इसके अंदर मेनली था क्या, इसके अंदर हमें एंटरप्रेन्योरशिप को बढ़ावा देना, जैसे जो छोटे छोटे नए नए बिजनेस उभर के आ रहे थे उनको सपोर्ट करने के लिए इस स्कीम को लॉन्च किया गया था। तो बहुत ही इम्पोर्टेंट है और अक्सर ये एग्ज़ाम में पूछी जाती है आपकी PM युवा योजना। तो युवा क्या आपको यहाँ पे पता होना चाहिए। युवा जो एब्रीविएशन यहाँ पे यूज़ किया गया है किसके लिए किया गया है, ये किया गया युवा उद्यमिता विकास अभियान योजना। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 हमसे पूछा गया है, अकॉर्डिंग टू द सेंसस ऑफ 2011। सेंसस 2011 बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको तो आप रट लेना। और इसके ऊपर डेडिकेटेड वीडियो हमने बना के आपके डाल दिया, जिसके अंदर हमने कोई भी क्वेश्चन मिस नहीं किया है। अगर आपने वो क्वेश्चन अभी भी तक वो वीडियो नहीं देखी तो उसको ज़रूर देख लेना। डायरेक्ट क्वेश्चन वहीं से आपके एग्जाम में आपको देखने को मिलने वाले हैं। तो पूछा गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग द थर्ड मोस्ट पॉपुलेटेड अर्बन एग्लोरिमेशन। आपको अर्बन एग्लोरिमेशन पूछा गया है। अब यहाँ पे कुछ लोग एग्लोरिमेशन को देख के ही कंफ्यूज हो गए हैं क्या करना है इस क्वेश्चन के अंदर। तो बेसिकली इसके अंदर पूछा गया आपसे, सेंसस 2011 के अकॉर्डिंग शहरी जनसंख्या, एग्लोरिमेशन बोल सकते हैं हम, झुंड बना के या फिर ज़्यादा तादाद में कहाँ थे, कौन सी सिटीज़ के अंदर थे, कौन सी आपके यहाँ पे ऑप्शन दिए गए हैं आपके पास। यहाँ पे आपको पूछा गया थर्ड, यहाँ पे आपसे थर्ड पूछा गया। हो सकता है आपकी शिफ्ट में आपके फर्स्ट या सेकंड पूछ ले, तो आपको पता होना चाहिए। सबसे ज़्यादा थे आपके मुंबई के अंदर, सेकंड पे आपके दिल्ली, थर्ड पे आपका कोलकाता और फोर्थ पे आता आपका चेन्नई। तो यहाँ पे आपसे पूछा गया था थर्ड, तो थर्ड हो जाएगा आपका कोलकाता। दोबारा से सीरीज़ नोट डाउन कर लेना जिन्होंने नोट करना है। फर्स्ट पे आता है मुंबई, सेकंड पे आता है दिल्ली, थर्ड पे आता है कोलकाता और फोर्थ पे आता है आपका चेन्नई। तो इस सीरीज़ को नोट डाउन कर लेना क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं छोटे छोटे पॉइंट्स ही, और ऐसे ही क्वेश्चन आपके एग्जाम में आपको देखने को मिल जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे पूछा गया है, विच रिवर इज़ नोन एज द सोरो ऑफ बिहार। सोरो ऑफ बिहार इनमें से किस रिवर को बोला जाता है। तो ये तो आपको बिल्कुल लिखने वाला क्वेश्चन है, फिर याद करने वाला क्वेश्चन है कि सोरो ऑफ बिहार आपका बोला जाता है कोसी को। कोसी जो आपकी नदी है इसको बोला जाता है आपका सोरो ऑफ बिहार। क्वेश्चन नंबर 8 था आपसे यहाँ पे पूछा गया था, 26 नवंबर वॉज फॉर्मली डिक्लेयर्ड एज अ कॉन्स्टिट्यूशन डे ऑन। जो 26 नवंबर है इसको फॉर्मली डिक्लेयर कर दिया गया था कॉन्स्टिट्यूशन डे के, कॉन्स्टिट्यूशन डे बोला जाएगा 26 नवंबर को। ये किस तारीख को आपका डिक्लेयर किया गया था। अब मैक्सिमम जो बच्चे हैं वो इसको 26 नवंबर 1949 करके आए थे, लेकिन यहीं पे वो गलत हो गए थे क्योंकि इसको डिक्लेयर किया था 19 नवंबर 2015 में। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। मिनिस्ट्री ऑफ एक सेकेंड मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट ने इसको 19 नवंबर 2015 को डिसीजन बना दिया था कि 26 नवंबर को हम कॉन्स्टिट्यूशन डे की तरह ही इसको सेलिब्रेट करेंगे, ताकि इससे क्या होगा, टू प्रमोट कॉन्स्टिट्यूशन वैल्यूज़ अमंग सिटीजन्स के आपस में जो कॉन्स्टिट्यूशन की वैल्यूज़ है वो लोगों को समझ में आए, इसलिए इस डे को लॉन्च किया गया था कि 26 नवंबर है जो आपका, ये आपका कॉन्स्टिट्यूशन डे ही आज से माना जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 था आपसे पूछा गया है, द यूनिवर्सिटीज़ ऑफ कैलकाटा, बॉम्बे एंड मद्रास और सेटअप इन। जो यूनिवर्सिटी थी, जो आपकी पहली 3 यूनिवर्सिटी इनको बोला जाता है, कैलकाटा, बॉम्बे एंड मद्रास, जो ये पहली 3 यूनिवर्सिटी थी, इनको किस ईयर में सेटअप किया था। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 1857 में इनको सेटअप किया था। किसके द्वारा सेटअप किया था अगर ये पूछा जाता है तो ये हो जाएगा आपका सर चार्ल्स वुड्स डिस्पैच के द्वारा इनको सेटअप किया गया था। दोबारा से नाम नोट डाउन कर लेना, सर चार्ल्स वुड डिस्पैच। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इन चीज़ों को नोट डाउन करते रहना। आगे आपसे पूछा गया, अलेक्जेंडर द ग्रेट डिफीटेड पोरस इन द बैटल ऑफ। जो अलेक्जेंडर है, अलेक्जेंडर द ग्रेट, इन्होंने पोरस को हरा दिया था। किस बैटल के अंदर इन्होंने पोरस को हराया था। तो पोरस को इन्होंने हराया था हाइडास्पेस, जो एक इनका बैटल हुआ था, बैटल ऑफ हाइडेस्प पता नहीं जो भी है ये, इसके अंदर ही इन्होंने इसको हरा दिया था। तो क्वेश्चन नंबर 10 था ये आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, इसके अंदर आपको एक और इम्पोर्टेंट बात हो जाती है, जो अलेक्जेंडर द ग्रेट डिफीटेड पोरस इन द बैटल ऑफ हाइडेस्प। और ये बैटल कब हुआ था, ये हुआ था आपका 326 BC में इस बैटल को ये बैटल फोर्ट हुआ था। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11 आपसे पूछा गया है, विच अमेंडमेंट एक्ट 2017
of the constitution contains the provisions necessary for the GST regime। GST से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बन रहे हैं और जितनी भी शिफ्ट्स हम अब तक एनालिसिस करवा चुके हैं उनके अंदर आपको कुछ क्वेश्चंस हैं जो बार बार आपको देखने को मिले, जैसे जीएसटी हो गया, कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट्स हो गए, किस पार्ट से क्या है और कहाँ से क्या चीज़ डिराइव की गई है, ऐसे ऐसे क्वेश्चन जो बार बार आ रहे हैं। तो इन क्वेश्चंस को आप एक बार थोड़ा सा लिख लेना, ताकि यहाँ से कोई क्वेश्चन अगर आपकी शिफ्ट में है तो वो आप छोड़ ना पाओ। तो जीएसटी आपका आया था 101 अमेंडमेंट के अकॉर्डिंग, 101वां जो अमेंडमेंट हुआ था, 101 अमेंडमेंट के अंदर आया था आपका जीएसटी। दूसरा एक इम्पोर्टेंट आर्टिकल भी है जीएसटी को लेके, जो है आपका 279A। आर्टिकल 279A को आप नोट डाउन कर लेना, क्योंकि ये भी काफ़ी शीट्स में क्वेश्चन पूछा गया है, जो कि आपका जीएसटी से ही लिंक है, जीएसटी पे ही आधारित है आर्टिकल 279A। और आपका जो अगर अमेंडमेंट पूछा जाता है तो अमेंडमेंट आ जाएगा आपका 101 और आर्टिकल आ जाएगा आपका 279A। आगे आपसे क्वेश्चन पूछा गया है पार्ट क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, डैश ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कंटेन द फंडामेंटल ड्यूटीज़। तो सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए फंडामेंटल ड्यूटीज़ आपके किस पार्ट में आता है। तो फंडामेंटल ड्यूटीज़ आपका आता है पार्ट 4A के अंदर, पार्ट 6 के अंदर आता है आपका स्टेट, पार्ट 5 के अंदर आता है आपका यूनियन, पार्ट 3 के अंदर आता है आपका फंडामेंटल राइट्स। तो ये थी आपकी पूरी सीरीज। पार्ट्स आपको बिल्कुल याद होना चाहिए किस पार्ट के अंदर क्या आता है, और इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका पार्ट 4A के अंदर आता है आपका फंडामेंटल ड्यूटीज़। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे पूछा गया, डैश इज़ अ फेमस डांस फॉर्म ऑफ जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर ये आपको फेमस डांस फॉर्म होनी चाहिए, आपको पता होनी चाहिए। सबसे पहले यहाँ पे आपको बोल दिया कि आंसर आपका धूमल। धूमल आंसर देख के आप सिर्फ ये नहीं है कि आपके एग्जाम में सिर्फ धूमल होगा, धूमल की जगह यहाँ पे और भी आ सकते हैं, जैसे रोफ हो गया, भांड हो गया, बच्चा हो गया, या फिर आपका माफीजा हो गया। ये सब आपके कहाँ के डांस फॉर्म है? ये आपके जम्मू कश्मीर के। अगर आपसे यहीं पे पूछा जाए कि धिमसा है, ये धिमसा कहाँ का है, तो धिमसा हो जाएगा आपका आंध्र प्रदेश का, सॉरी। और यहीं पे आप अगर आपसे पूछा जाए कर्मा, कर्मा हो जाएगा आपका झारखंड से। और विदेशिया तो शायद सभी को पता होगा, विदेशी आपका डांस है बिहार का। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। भानु डैश इज़ अ फेस्टिवल डेडिकेटेड टू द वर्शिप ऑफ द सन गॉड। बहुत ही इंपॉर्टेंट फेस्टिवल है, भानु सप्तमी इसको बोला जाता है। ये इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि इसका दूसरा नाम काफ़ी बार एग्जाम्स में पूछा जाता है। इसका दूसरा नाम होता है विवासवत सप्तमी। विवासवत सप्तमी जो है, इसी को बोला जाता है आपका भानु सप्तमी। और ये सूर्य देव की आराधना करने के लिए, उनकी वर्शिप करने के लिए इस फेस्टिवल को सेलिब्रेट किया जाता है। और माना जाता है कि इसी दिन आपका जो भानु सप्तमी के दिन ही आपके जो सूर्य देव हैं, इनका जन्म हुआ था। तो इसको मेनली बनाया कहाँ कहाँ पे जाता है? इसको मेनली इंडिया के अंदर तो शायद सिक्किम के अंदर इसको मेनली बनाया जाता है, और नेपाल के अंदर इसको बहुत ज़ोरों शोरों से सेलिब्रेट किया जाता है। तो मेन फेस्टिवल ये नेपाल का है, लेकिन इसको हमारे उड़ीसा के अंदर भी सेलिब्रेट किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस डिड द इंडियन नेशनल कांग्रेस होल्ड इट्स सेशन इन सितंबर 1920। तो आपको आईएनसी के जितने भी इंपॉर्टेंट सेशंस हैं वो आपको ज़रूर याद होने चाहिए। आपका जो सबसे पहला सेशन है वो हुआ था आपका बॉम्बे के अंदर 1885 में, सेकंड आपका हुआ था कैलकाटा में 1886 में, थर्ड आपका हुआ था मद्रास में 1887 में, फोर्थ आपका हुआ था इलाहाबाद में 1888 में। पहले चार तो आपको याद होने चाहिए, उसके बाद जितने भी आपके इंपॉर्टेंट है, जैसे आपका पूछा गया 1920 का स्पेशल सेशन हुआ था, जो कि आपका हुआ था कैलकाटा के अंदर। और किसने लिया था ये सेशन? ये लिया था आपका लाला लाजपत राय जी ने। तो बहुत इंपॉर्टेंट है आपका आईएनसी के सेशन, तो इनको भी आप क्वेश्चंस को मिस मत करना। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ डिसीज कॉज्ड बाय बैक्टीरिया। इनमें से कौन सी ऐसी बीमारी है, ऐसा डिसीज़ है जो कि बैक्टीरिया से नहीं होता? तो ऑप्शंस आपके पास दिए गए थे, डायसेंट्री, डायप्थेरिया, मलेरिया, फिर प्लेग। तो यहाँ पे आप सभी को पता था कि मलेरिया जो है ये सिंगल सेल पैरासाइट से होता है। सिंगल सेल पैरासाइट से आपका होता है मलेरिया, जिसका नाम होता है जीनस प्लाज्मोडियम। जीनस प्लाज्मोडियम एक ऐसा आपका बोला जाता पैरासाइट है जिससे आपका मलेरिया होता है। तो इसको आप याद कर लेना। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 17 आपसे पूछा गया है, फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग मीडिया इज द एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑलमोस्ट इक्वल टू 1। यहाँ पे ये क्वेश्चन साइंस से आपका लिया गया है, मेनली आप बोल सकते हैं फिजिक्स से आपका लिया गया है। विच ऑफ द फॉलोइंग मीडिया इज एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑलमोस्ट इक्वल टू। इनमें से आपको बताना कौन सा एक आपका मीडियम है जिसके अंदर आपका एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इक्वल टू अप्रोक्स इक्वल टू 1 हो जाता है।
1 के बराबर हो जाता है आपका एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, इनमें से वो कौन सा मीडियम है? तो सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता क्या है। एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपका होता है रेशियो ऑफ वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वैक्यूम टू द वेलोसिटी ऑफ लाइट इन मीडियम। आपकी जो रेशियो है, मतलब वेलोसिटी ऑफ लाइट जो आपकी वैक्यूम में है उसकी, साथ में उसके नीचे होता है आपका वेलोसिटी ऑफ लाइट इन मीडियम। तो यहाँ पे आपको पूछा गया है ए, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा एयर। एयर का होता है आपका 1.0027, तो अप्रोक्स 1 हो गया। वहीं पे अगर आपसे पूछा जाए वाटर का कितना होता है, तो वाटर का होता है 1.3, ग्लास का होता है 1.5, आइस का होता है आपका 1.31, और कैरोसिन का यहाँ पे हो जाएगा आपका 1.44। तो इन चीज़ों को आप याद कर लेना कि मेनली आपसे यही पूछा जाता है एक के इक्वल किसका होता है, तो एक के इक्वल आपका होता है एयर का। अगर पूछा जाए कि ग्लास का कितना होता है, तो ग्लास पे आप लिख देते हैं 1.5। वहीं पे अगर पानी का पूछ लेता तो पानी का होता है आपका 1.3। और पानी से ही अलग अगर वो आपको आइस का पूछ ले, बर्फ़ का कितना होता है, तो आइस का होता है आपका 1.31 वाट। आपको जो वाटर है वो 1.3 और आइस का 1.31 आ जाएगा आपका यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे पूछा गया है, अकॉर्डिंग टू द सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ऑफ इंडिया, particulate size of diameter dash micrometer responsible for causing the greatest harm to human health। सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के अकॉर्डिंग किस साइज का आपका जो पार्टिकल है ये आपकी हेल्थ के लिए सबसे ज़्यादा डेंजरस है, कितने माइक्रोमीटर का? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका जो 2.5 से छोटा है या फिर उसके इक्वल है, वो आपकी हेल्थ के लिए सबसे ज़्यादा हार्मफुल है, क्योंकि वो डायरेक्ट आपके नोज़ के द्वारा आप इनहेल कर लेते हो और वो अंदर जाके जम जाता है या फिर दूसरे तरीके से वो आपका नुकसान पहुंचाता है। तो लेस देन 2.5 और इक्वल टू 2.5 ये हो जाएगा आपका बिल्कुल यहाँ पे करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे यहाँ पे पूछा गया है, any land which is left fallow uncultivated for more than dash year is under the category of culturable wasteland। कल्चरेबल वेस्टलैंड किसको बोला जाता है? कल्चरेबल वेस्टलैंड होती है आपकी बंजर ज़मीन, जिसके अंदर उपजाऊ शक्ति बिल्कुल ख़त्म हो जाती है, उसको बोला जाता है आपका कल्चर वेस्टलैंड या फिर बंजर ज़मीन। तो कोई भी लैंड को अगर आप 5 साल तक बिना उसके अंदर कुछ उगाए, बिना कुछ पैदावार किए अगर उसको ऐसे ही छोड़ देते हैं, तो वो ज़मीन आपकी बंजर ज़मीन हो जाती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 5 साल तक अगर आप उसके अंदर कुछ नहीं उपजाऊ करते हैं तो वो आपकी बंजर ज़मीन बन जाएगी। तो 5 ईयर्स हो जाएगा इसका बिल्कुल राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे पूछा गया इन मई 2021 द इंडियन नेवी लॉन्च्ड ऑपरेशन समुद्र सेतु 2 बाय डिप्लॉइंग नेवल शिप्स। तो समुद्र सेतु 2 आपका जो मिशन था ये क्या था? सबसे पहले तो आपको यही पता होना चाहिए। तो आपका इंडियन नेवल फोर्स ने इसको लॉन्च किया था, किस लिए लॉन्च किया था? इसके अंदर आपका कोविड रिलीफ ऑपरेशन की तरह इसको लॉन्च किया था। इसके अंदर आपके जो 7 नेवल शिप थे, 7 नेवल शिप्स को डिप्लॉय किया गया था। किस लिए डिप्लॉय किया गया था? जैसा आपका INS जलाश्वा था, इसको 18 क्रायोजेनिक ऑक्सीजन टैंक्स, 3650 ऑक्सीजन सिलेंडर और 39 वेंटिलेटर्स के साथ डिप्लॉय किया था। कहाँ से इसको लेके आए थे? हम बरनई से लेके आए थे या फिर सिंगापुर से लेके आए थे। बरनई और सिंगापुर से हम इनको लेके आए थे, और ताकि जो हमारा कोविड रिलीफ ऑपरेशन है इसको अच्छे तरीके से पूरा कर सके, इसलिए आपका ऑपरेशन समुद्र सेतु 2 स्टार्ट किया गया था और इसके अंदर 7 नेवल शिप्स को डिप्लॉय किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, गोमुख कुंड इज अ रिजर्व लोकेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग फोर्ट्स। सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए गोमुख कुंड का दूसरा नाम क्या है। गोमुख कुंड को आपको वाटर फोर्ट भी कहा जाता है, पानी का किला बोला जाता है आपका गोमुख कुंड को। और ये कहाँ पे है? ये आपका चित्तौड़गढ़ के अंदर है, चित्तौड़गढ़ फोर्ट, जहाँ चित्तौड़गढ़ आपका आता है राजस्थान के अंदर। तो ये होता है आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, गोमुख कुंड वाटर फोर्ट कहाँ पे है? चित्तौड़गढ़ राजस्थान के अंदर। हु इज़ द ऑथर ऑफ द नोवेल अ पैसेज टू इंडिया। अ पैसेज टू इंडिया जो आपका नोवेल है ये किसने लिखा है? तो ये लिखा आपका EM फोस्टर ने। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और एक क्वेश्चन आपका नोवेल से या फिर ऑटोबायोग्राफी से या फिर बुक से जरूर आपकी हर शिफ्ट में पूछा जा रहा है। आगे क्वेश्चन आपसे पूछा है क्वेश्चन नंबर 23, अरुणिमा सिन्हा वॉज द फर्स्ट डैश फीमेल टू स्केल माउंट एवरेस्ट। अरुणिमा सिन्हा कौन ऐसी पहली महिला थी, कैसी महिला थी जिन्होंने माउंट एवरेस्ट को पार कर लिया था? तो अरुणिमा सिन्हा थी आपकी फीमेल एम्प्यूट। फीमेल एम्प्यूट क्या होता है? एम्प्यूट होता है जहाँ पे आपका जो लिम्ब होता है पैर में, सॉरी लिम्ब, वहाँ से वो अगर आपका पैर कट जाता है बाई किसी भी वजह से, तो वहाँ पे सर्जरी करके आपका स्टील या फिर जो दूसरे पदार्थ हैं उनसे आपका एक नकली का पैर बनाया जाता है, उसको बोला जाता है फीमेल एम्प्यूट।
फीमेल एम्प्यूट इसको इसलिए बोला क्योंकि फीमेल पे ये सर्जरी की गई थी, अगर मेल पे होती तो मेल एम्प्यूट हो जाता, तो यहाँ पे फीमेल के ऊपर ये सर्जरी की गई। तो अरुणिमा सिन्हा थी, वो आपकी फर्स्ट फीमेल एम्प्यूट थी जिन्होंने माउंट एवरेस्ट को पार कर लिया था। क्वेश्चन नंबर 24 आपसे पूछा गया है, द बिहारी पुरस्कार मोस्ट इंपॉर्टेंट इज़ वन ऑफ द 3 लिटरेरी अवार्ड जो कि आपकी लिटरेरी फील्ड में दिया जाता है। इंस्टीट्यूटेड बाय द, किसके द्वारा इसको इंस्टीट्यूटेड किया, किसके द्वारा इसको ऑर्गेनाइज किया गया था, किसके द्वारा सबसे पहले इसको दिया गया था? के बिरला फाउंडेशन ने इसको बनाया था बिहारी पुरस्कार को, और 1991 में उन्होंने इसकी घोषणा की थी, जो कि लिटरेरी फील्ड में दिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 25 आपसे पूछा गया, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट फिगर अमंग द 5 किंगडम क्लासिफिकेशन प्रपोज्ड बाय आर.एच. विटेकर। सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए आर.एच. विटेकर ने कौन से 5 किंगडम दिए थे। 5 किंगडम के अकॉर्डिंग उन्होंने सबको क्लासीफाई कर दिया था। सबसे पहला था मोनेरा, सेकंड था प्रोटिस्टा, थर्ड था आपका फंगई, फोर्थ था आपका प्लांटेई, और फिफ्थ था आपका एनिमिलिया। तो जो ये उगलेना लिखा हुआ है, ये ऐसा कोई भी किंगडम उन्होंने क्लासीफाई नहीं किया था। किंगडम्स को दोबारा लिख लेना, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंगी, प्लांटी और एनिमिलिया। तो ये थे आपके 5 किंगडम जो कि आपके आर.एच. विटेकर ने किया था। ये थी आज की वीडियो जिसके अंदर हमने 9 फरवरी 2022 का जो आपका 3 से 4 बजे की शिफ्ट में जो आपका जीके का पेपर आया था उसका पूरा आपको बताया, पूरा एक्सप्लेन किया। उम्मीद करते हैं कि वीडियो आपको पसंद आएगी। अगर वीडियो पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, टेलीग्राम पे जरूर ज्वाइन कर लेना, क्योंकि टेलीग्राम पे लेटेस्ट अपडेट्स और इस की आपको जो पीडीएफ अगर चाहिए तो वहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगी। मिलते हैं बहुत जल्द नए अपडेट्स, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।